तुमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, तुम ब्लैंक हो गए, तुमको समझ में नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन आता नहीं है तुम्हें। तुमने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, वो भी तुम्हें नहीं आता। तुमने तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, वो भी नहीं आता। ऐसे करके तुमने 5 और 6 क्वेश्चन पढ़े, वो तुम्हें आ नहीं रहा है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ पांडे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे, आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूं एमसीक्यू के पेपर को किस तरीके से करना है, एमसीक्यू का पेपर पैटर्न किस तरीके का होता है। इसके अंदर मैंने 3 स्टेजेस डिवाइड कर रखे हैं, उन तीनों स्टेज के बारे में बात करूंगा। इसी के साथ साथ मैं बताऊंगा कि अगर हम एमसीक्यू का पेपर कर रहे हैं और करते करते हम फंस गए, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे हमको बिल्कुल नहीं आ रहा, हम बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं, हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मेनली कि हमको करना क्या है। उस सिचुएशन में तुम्हें किस तरीके से डील करना है, और जितनी भी बातें बताऊंगा सारी रिसर्च की गई हैं, हम जैसे लोगों ने ही रिसर्च किया है। ठीक है, तो सारी बातें मैं शुरू से लेके अंत तक डिटेल में बात करने वाला हूं। देखो, सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, सबसे पहले जो मैंने 3 स्टेज डिवाइड करे हैं 3 बच्चे के अकॉर्डिंग। मतलब एक वो बच्चा है जिसने बिल्कुल अच्छे तरीके से थ्योरी पढ़ी हुई है, बुक को बिल्कुल चार्ट गया है, बिल्कुल अच्छे से उसने पढ़ा है, क्वेश्चन रिवाइज करे हैं, उसने एमसीक्यू किया हुआ है, प्रैक्टिकल उसने प्रैक्टिस किया है उन सारी चीज़ों का। ठीक है ना, उसके लिए पहला स्टेज है। उसके लिए पहला स्टेज कौन सा है? इजी। उसके अंदर उसे सब कुछ आएगा, किसी भी तरीके का एमसीक्यू आ जाए वो कर लेगा। सेकंड स्टेज है मीडियम बच्चे के लिए, जिसने भाई थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत रिवीजन करा है। उसमें क्या होगा उसके साथ कि भाई थोड़े बहुत क्वेश्चन उसको आएंगे, 30 से 40% क्वेश्चन आएंगे, 30 से 40-50% क्वेश्चन उसको नहीं आएंगे। तीसरा स्टेज कौन सा है? तीसरा स्टेज हार्ड है। ये उस बच्चे के लिए भाई जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, पेपर उसने देखा और बिल्कुल ब्लैंक हो गया, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको किस तरीके से करना है। ठीक है, देखो होता क्या है, जो भी हमारा पेपर का पैटर्न होता है, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, या आगे के जो भी बड़े बड़े हमारे एग्जाम होते हैं, उसके अंदर जो पेपर का पैटर्न होता है वो किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। देखो, उसमें जो पेपर का पैटर्न होता है उसको 3 पार्ट में बांटा जाता है, 40% ईजी, 40% मीडियम और 20% हार्ड। ये जब हम सब्जेक्टिव पेपर भी देते थे, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन भी जब होता था, उस टाइम पे भी क्या होता था, इसी 3 तरीकों के बारे में बात की जाती थी। उसके अंदर क्वेश्चन को 40% को इजी के अंदर डाल दिया जाता था, 40% को मीडियम के अंदर डाल दिया जाता था, और 20% को डाल दिया जाता था हार्ड के अंदर। लेकिन अब हमें समझ में नहीं आता है कि 40% जो इजी, मीडियम और हार्ड है उसको किस तरीके से उन्होंने बांटा है, कहां कहां उन्होंने बांटा है। तो देखो, जो हमारा रिसर्च कहता है वो क्या कहता है कि अगर क्वेश्चन है, लाइन वाइज जो क्वेश्चन है, उसके अंदर शुरू के 5 से 10% क्वेश्चन और लास्ट के 5% से 10% के क्वेश्चन जो है वो हार्ड आते हैं, वो टिपिकल होते हैं। उसी सिचुएशन के अंदर, मतलब उसी स्टेज पे जो एग्जामिनर होता है वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है। तुम्हारे कॉन्फिडेंस के साथ किस तरीके से खेलता है, उसको पता है कि बच्चा पेपर देखेगा, पेपर देखते ही वो सबसे पहले वो पढ़ना शुरू करेगा। एक एक क्वेश्चन तुम पढ़ते जाओगे, तुमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, तुम ब्लैंक हो गए, तुमको समझ में नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन आता नहीं है तुम्हें। तुमने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, वो भी तुम्हें नहीं आता। तुमने तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, वो भी नहीं आता। ऐसे करके तुमने 5 और 6 क्वेश्चन पढ़े, वो तुम्हें आ नहीं रहा है। तो तुम्हारे मन के अंदर क्या हो जाएगा भाई, तुम्हारे मन के अंदर डर बैठ जाएगा कि यार मैंने 4-5 क्वेश्चन पढ़ लिए, ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा, मेरा रिजल्ट किस तरीके से आएगा, मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो इसी तरीके से जो एग्जामिनर होता है वो तुम्हारे माइंडसेट के साथ खेल रहा है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहा है। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जैसे ही तुम्हें पेपर मिलता है, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट उससे पहले ही कर लेना है। टाइम को मैनेज किस तरीके से करना है, अगर तुम्हारा 3 घंटे का पेपर है, तुम्हें आधा घंटा, और आधा घंटा नहीं 40 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट और 1 घंटा, 3 घंटे के अंदर इस तरीके से तुमको 3 पार्ट में जो आपका टाइम है उसको डिवाइड कर लेना है। शुरू के 40 मिनट के अंदर तुम्हें क्या करना है, नाम वगैरह लिख लेना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सारे क्वेश्चन पेपर पे गो थ्रू होना है। मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, अगर तुम्हारे पेपर में 40 क्वेश्चन है, तुम्हें 40 क्वेश्चन गो थ्रू करने हैं। गो थ्रू किस तरीके से करना है, सारा क्वेश्चन पढ़ना है, फर्स्ट आया तुमने उसके ऊपर टिक कर दिया, और तभी टिक करना है जब तुम उसके ऊपर 100% श्योर हो, जब तुम्हें वो क्वेश्चन 100% जो है वो आ रहे हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा, ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ा, वो तुम्हें नहीं आ रहा, वो थोड़ा डाउट है, तुमको ऐसा लग रहा है कि भाई ये वाला क्वेश्चन मुझे आ रहा है, लेकिन मैं अगर थोड़ी देर बाद करूंगा, मतलब सोच के करूंगा, थोड़ा सा रिकॉल करूंगा, मेरे दिमाग में है, मैं इसको कर लूंगा, उसको गोला लगा दो, उसको बाद में करेंगे सेकंड स्टेज के अंदर, जिसमें हमने ज्यादा टाइम दिया है। ठीक है ना, उसके बाद जैसे तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, चौथा क्वेश्चन पढ़ा, पांचवा क्वेश्चन पढ़ा, ऐसे करके तुमने 1 से 40 क्वेश्चन जो तुमने 40 से 50 मिनट के अंदर अपने अकॉर्डिंग जो है वो टाइम को मैनेज कर लेना, उसके अंदर तुमने कर लिया। तुमने 40 क्वेश्चन में से कम तुम 10 क्वेश्चन तो कर लोगे। अब तुम्हारे दिमाग के अंदर ये रहेगा भाई 10 क्वेश्चन मेरे हो गए, 30 क्वेश्चन ही अब तुम्हें करने हैं। तो सेकेंड स्टेज के अंदर तुमको क्या काम करना है,
सेकंड स्टेज के अंदर तुमको वो सारे क्वेश्चन लेने हैं जो क्वेश्चन तुमको आता है, मतलब आता है और नहीं भी आता है, मतलब कि तुम थोड़ा अगर उसको करोगे, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन है उसमें थोड़ा तुम वैल्यू वगैरह पुट करोगे या फिर कुछ फॉर्मूला वगैरह से रिलेटेड है उसको पुट करोगे तो तुम कर सकते हो। तो सेकंड स्टेज में उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तीसरे स्टेज में तुमको किस चीज़ पे काम करना है, वो क्वेश्चन जो तुमको आता नहीं है, ठीक है ना, तुमको तुक्का लगाना है। अब तुक्का वाली बात हो गई, लेकिन तुक्का लगाने के लिए भी दिमाग चाहिए, किस दिमाग से लगाना है तुक्का वो भी तुम देख लो, ठीक है ना। तीसरे स्टेज में तुम फंस गए, तुमने फर्स्ट स्टेज में 10 क्वेश्चन कर लिए, सेकंड स्टेज में तुमने 15 क्वेश्चन कर लिए, तुम्हारे टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे 25 क्वेश्चन हो गए। अगर तुम्हारे अब 15 क्वेश्चन बच गए, 15 क्वेश्चन में भाई तुमको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि तुमको अब आगे किस तरीके से काम करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है कि अब 15 क्वेश्चन में से तुमको वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जिसमें ऑल ऑफ द अबव हो या नन ऑफ दीज हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ऑल ऑफ द अबव होते हैं, नन ऑफ दीज आते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि 90 से 95% जिस क्वेश्चन के अंदर ऑल ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द दीज होता है उसमें से 90 से 95% वही करेक्ट आंसर होगा। तो तुम्हें उसके ऊपर टिक कर देना, ठीक है ना। अगर 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाता है 15 क्वेश्चन के अंदर से तो तुमको वो क्वेश्चन कर लेना है। लेकिन अब तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो तुमको क्या करना है, देखो अब सेकंड चीज तुम्हें करनी है, तुम्हें एलिमिनेशन शुरू करना है। एलिमिनेशन शुरू किस तरीके से करना है, एक क्वेश्चन तुमको पढ़ना है, वो तुम्हें नहीं आ रहा है, अब उसके अंदर तुमको देखना है कि सबसे अजीब ऑप्शन कौन सा है, उसे हटा देना है। जो ऑप्शन सबसे अजीब लग रहा है उसको बिल्कुल भी हटा देना। मान के चलो साइंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर साइंस के एग्जाम्पल के अंदर लाइफ प्रोसेसेस में से कोई सा एमसीक्यू आता है, ठीक है ना, तो हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड या फिर प्लांट के किसी भी हार्मोन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर 4 ऑप्शन तुम्हारे पास गिवन है। तो उस 4 ऑप्शन में से अगर एक ऑप्शन ऐसा है कि भैया वो दूसरे चैप्टर का है, तुम क्वेश्चन देखते तो समझ तो जाओगे ना कि ये वाला ऑप्शन अलग है या ये इससे मैच नहीं हो रहा है, ये थोड़ा ऑड लग रहा है, उसको एलिमिनेट कर देना है। अब तुम्हारे पास क्या है, अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शन बचेगा, ठीक है ना, ए बी या सी या ए बी या डी या बी सी या डी, 3 ऑप्शन तुम्हारे पास बच गया। अब देखो एक रिसर्च जो है वो क्या कहता है कि अगर मतलब बी सी डी या फिर 3 क्वेश्चन, मतलब 3 के स्टेज में अगर तुम फंस जाते हो तो मेनली जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। बी के ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने 3-4 चीजें और मैंने नोटबुक के ऊपर लिख के रखी हैं। देखो मान के चलो तुम क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुमसे हो गया, तुमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा, तुमसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड तुमसे नहीं बन रहा, क्वेश्चन नंबर सेकंड तुमसे नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मान के चलो ए वाला ऑप्शन तुमने सही कर रखा है, तुमको पता है ए वाला ऑप्शन सही है, और क्वेश्चन नंबर 3 में तुमने डी वाला ऑप्शन सही कर रखा है। तो मेनली ये रिसर्च कहता है कि कभी भी पैटर्न फॉलो नहीं होता है। ऐसे नहीं है कि भैया अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है तो सेकंड का ए होगा या सेकंड का बी होगा, इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 3 के बीच में अगर जो क्वेश्चन है, ए आपका ऊपर वाला है और डी आपका नीचे वाला है, तो बीच में जो बचेगा यानी क्वेश्चन नंबर जो सेकंड बचेगा उसमें मेनली ज़्यादा चांस है ऑप्शन जो होगा वो बी और सी होगा, ए या डी नहीं हो सकता है, ठीक है। इस तरीके के पैटर्न को कभी भी फॉलो नहीं किया जाता है। उसके बाद देखो एक रिसर्च क्या कहता है, मान के चलो कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर जिस भी क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दिया गया और जो स्टेटमेंट सबसे बड़ा है, ठीक है ना, वो ऑप्शन सही हो सकता है। अब जैसे मैं बता रहा हूं तुम्हें, मान के चलो तुम्हारा टीचर है, उसको तुम्हारे लिए पेपर तैयार करना है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, सोचेगा थोड़ा इजी तरीके से। अभी मान के चलो एक क्वेश्चन उसने बना दिया, उसके अंदर उसको 4 ऑप्शन डालने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उसने फर्स्ट ऑप्शन डाल दिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन उसने छोटे छोटे डाल दिए, और फोर्थ ऑप्शन जो है उसने बड़ा सा लिख के डाला। तो वो बड़ा क्यों लिखेगा, वो इतनी मेहनत क्यों करेगा, ठीक है ना। टीचर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग हमको सोचना है, जो टीचर है वो क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा क्यों लिखेगा, अगर वो सही नहीं है तो बड़ा क्यों लिखेगा। तो 90 से 95% केसेस में यही होता है कि जो वाला स्टेटमेंट सबसे बड़ा होता है उसके सही होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। दूसरी चीज, हमें एक गलती नहीं करनी है एग्जाम के अंदर, वो कौन सी करनी है, नहीं करनी कि हमें पैटर्न को कभी भी फॉलो नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, बी सी ए बी बी सी डी डी, मतलब इस तरीके के पैटर्न को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि भैया इस तरीके का पैटर्न कभी भी एग्जाम के अंदर फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बच गया, सब कुछ मैंने बता दिया तुम्हें,
ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में तुम्हें क्या करना है, देखो अभी भी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, ठीक है ना, अभी भी तुम्हारे पास, अभी ये हमारा अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर तुम्हारे पास पूरा बचा हुआ है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो कि जो तुमने टॉपिक आज पढ़ा है, मान के चलो तुमने साइंस के अंदर एक टॉपिक आज पढ़ा, तो तुम्हें उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं NCERT के अंदर पहले खोज लेने हैं, उनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं तुमको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन हार्ड 20% बन के आता है, वो बन के कहां से आता होगा, बुक में से ही तो वो बनाएंगे। तो वो किस तरीके से बनाते हैं कि तुम बुक में से पढ़ के भी गए हो फिर भी तुमसे नहीं हो रहा है, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बस चेंज कर देते हैं। तो तुम्हें क्वेश्चन समझना है, थ्योरी समझनी है, एक अगर जो पॉइंट है, एक पैराग्राफ है, उसी के अंदर से वो 10 MCQ बना देंगे। तो तुम उस पूरे पैराग्राफ को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो और देखो कि इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, किस किस तरीके का MCQ बन सकता है। पिछले कुछ सालों के वीडियो के अंदर मैंने तुम लोगों को क्या क्या बातें बताई। पहली चीज तो मैंने ये बताई कि MCQ को किस तरीके से करना है, 3 स्टेज डिवाइड करे। उसके बाद मैंने पेपर के पैटर्न को समझाया कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। उसके बाद कुछ रिसर्च हुई है कि किस तरीके से अगर हम फंस जाते हैं तो हमें कौन सा काम करना है। तो देखो ये सारी चीजें तुमको दिमाग में रख के पेपर के अंदर जाना है, तुमको अच्छे से अच्छा जरूर से जरूर रिजल्ट मिलेगा। आगे तुम लोगों को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए उससे रिलेटेड तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही बात करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।